हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। जय श्री राम सबको। काफी दिनों के बाद अब ये ब्लॉग बनने जा रहा है, क्योंकि जैसे आपको पता था कि हमने आपसे वादा किया था कि समर वेकेशंस में हम लोग घूमेंगे भी और आप सभी को घुमाएंगे भी। तो पहले तो क्या था कि 8-10 दिन हम लोगों ने अपने जो ट्यूशन वाले बच्चे थे उनको असाइनमेंट्स कंप्लीट करवा दी थी। अब हम लोगों ने एक हफ्ते के लिए अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी छुट्टियां की हुई हैं और बच्चों को बोला है भाई आप भी घूम के आओ, और तब तक हम भी जो है वो घूम के आएंगे। लेकिन डिस्कशन ये चल रही, मतलब प्रॉब्लम ये थी कि फाइनली डिस्कशन हो रही थी कि जाया कहाँ पे जाए, और मैं कह रहा था कि भाई मुझे अपनी नानी घर में जाना है। यानी आपको जैसे पता है कि मेरी नानी का घर चिंतपूर्णी में है, तो पिछला व्लॉग भी हमने वहीं पे शूट किया था। लेकिन मैंने अपनी नानी का घर नहीं आपको दिखाया था, क्योंकि टाइम कम था, तो हम लोग बस वहां से चाय पी के निकल गए थे। मैंने सोचा था कि दोबारा वहां पे विजिट करेंगे, जिसके साथ साथ मैं आपको अपने नानी का घर भी दिखाऊंगा, अपना गाँव भी दिखाऊंगा और हिमाचल की लाइफ भी एक्सप्लोर करेंगे। सोनिया ने बोल दिया भाई नहीं, इस बार आपकी नानी के घर नहीं, मेरी नानी के घर जाना, और उसकी नानी का घर है पठानकोट में। तो उसने बोला था कि वहां पे जाएंगे और वहां पर जाके मैं अपनी नानी का जो घर है वो दिखाऊंगी। तो काफी समय से वो मतलब वहां पे गई नहीं है, तो बस यही डिस्कशन चल रही थी कहाँ जाया जाए कहाँ नहीं जाया जाए। तो फाइनली हुआ क्या कि अब हम लोगों ने ये दोनों ही प्लान कैंसिल कर दिए हैं, दोनों रूट कैंसिल कर दिए हैं। अब हम लोग निकल कर जा रहे हैं मेरी सिस्टर्स के घर, यानी कि एक जो है वो मंडी गोबिंदगढ़ राजपुरा पटियाला के पास में है, दूसरी जो है शिमला में रहती है छोटी सिस्टर। तो हम लोग वहां पे जाएंगे और वहां पर आपको जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगी, जो भी आपको वहां पर कल्चरल एक्टिविटीज होंगी, हिमाचल से जो फोर्ट्स होंगे या कोई हिस्टोरिकल टेम्पल्स होंगे, वो सब आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। वो सब आपको बताएंगे कि उसका क्या ऐतिहासिक महत्व रहा है, क्या उसकी जो ऐतिहासिक है वो हिस्ट्री उसकी क्या है। तो वो ब्लॉग भी आप लोग जरूर देखना, ठीक है। तो चलते हैं फिर। अभी तैयार हो गए हैं, अभी समय बज रहा है शाम के 4 बजे। प्लान तो था 9-10 बजे का, लेकिन शाटा इलाके में लाइट 1-2 दिन से आ ही नहीं रही है प्रॉपर, जिसकी वजह से सारा प्लान जो है वो लेट हो गया। अब 4 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए निकलते हैं, फिर रास्ते में साथ साथ आपको व्लॉगिंग करते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं, वेरका बाईपास के ऊपर आ गए हैं। तो रास्ते में मतलब जगह जगह जाम भी लग रहा है, क्योंकि अभी शायद ऐसा है कि शाम का वक्त होने वाला है। लोग जो हैं वो दुकान शॉपिंग के लिए या किसी काम के लिए निकल रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को भी जैसे पता है कि पंजाब में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। कम से कम 45 से 47 डिग्री तक जो टेम्परेचर है, वैसा एहसास हो रहा है कि भाई इतना टेम्परेचर जा रहा है। और ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इसका कहीं ना कहीं कारण जो है वो सरकारें भी हो सकती हैं, डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काट रही हैं, और कई जगह पर हम लोग खुद भी हो सकते हैं। क्योंकि हर घर में अगर मान के चलिए कि 4 लोग हैं, तो 6 से 7 हम लोगों ने बाइक्स रखी हुई हैं, कारें हैं हमारे पास। तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन जो है बढ़ रहा है। तो अकेला सरकारों का दोष नहीं कह सकते हम लोग। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कारण भी जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, क्योंकि कार का एसी भी 3 से 4 नंबर पे चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी बहुत ज्यादा गर्मी है। तो अभी हम लोग वेरका बाईपास रोड पे आ गए हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जलंधर रोड पे निकलेंगे, क्योंकि जलंधर से फगवाड़ा होते हुए लुधियाना से निकलते हमें मंडी गोबिंदगढ़ पहुंचना है। सिस्टर का फोन भी आ रहा है कि कब निकल रहे हो, कब निकल रहे हो, क्योंकि उनको ये था कि हम लोग सुबह निकलेंगे शाम तक पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा था कि लाइट थी नहीं 2 दिन से, आपको जैसे मैंने बता दिया, ठीक है। तो लाइट ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि सारा काम हमारा लेट हो गया था, जिसकी वजह से फिर हम लोग जो है अभी काफी लेट से निकल रहे हैं। तो चलिए फिर भी करते हैं सफर की शुरुआत। अमृतसर से बाहर निकल गए हैं। अमृतसर से जलंधर जाते समय हमारा पहला टोल टैक्स आता है, वहां पर हम लोग जो है वो पहुंच गए हैं। अभी देखते हैं कितने रुपीस काटते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग निकले थे तो कार के आई थिंक भी 60 रुपए से 1 वे के। अब देखते हैं कितने रुपीस ये फास्टैग से काटते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हाईवे में कि अगर आप अपनी लिमिटेड स्पीड में भी जाते हैं ना, तो जो आपके पीछे चल रहे होते हैं या आगे चल रहे होते हैं ना, अगर वो रफ ड्राइविंग करेंगे तो बताइए आपका क्या होगा। मतलब अभी देखिए तो साइड पे देख रहा हूँ 2 गाड़ियां आपस में टकराई हुई थी थोड़ी देर पहले, शायद वो ओवरटेकिंग के चक्कर में ही है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप फैमिली के साथ निकल रहे हो और भाई हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहे हो, तो आप गाइडलाइन जो भी सरकार की रहती है उन्हें फॉलो करो, ठीक है। स्पीड वगैरह अपनी लिमिटेड रखो, और
ओवरटेक करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर जब खाली रास्ता मिलेगा तो कोई भी आगे वाली गाड़ी वाला जो है आपको रास्ता देगा ही। चलिए अभी देखते हैं टोल टैक्स कितना काटते हैं। अभी देखते हैं, मतलब फास्टैग चल गए हैं, कैश का तो झंझट ही नहीं रहा। अब तो कटवाते हैं टोल टैक्स। आप जलंधर जाएंगे तो सबसे पहले यही टोल टैक्स आएगा, हवेली के पास है। आपको पता ही है अमृतसर की हवेली फेमस है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, निजरपुरा का टोल टैक्स है ये, इसको टोल टैक्स को अभी क्रॉस करवाते हैं। फास्टैग से ये डिडक्शन हो जाएगी। देखिए बड़ा इजी हो गया है जब से ये फास्टैग आया है, काफी ज्यादा इजी हो चुका है। ओके, अब हम लोग अमृतसर से चले हुए 1.25 घंटा हो चुका है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं डेरा ब्यास, यानी कि ब्यास जो है वो सेंटर में पड़ता है जलंधर और अमृतसर के। जो राधा स्वामी जो भक्ति लहर है उसके मानने वाले लाखों ही जो अनुयायी हैं पूरे वर्ल्ड से, मैं भारत से नहीं कह सकता, पूरी वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से जो है वो राधा स्वामी जी को फॉलो करते हैं। उनके जो अनुयायी हैं उनका सबसे बड़ा जो आस्था का केंद्र है वो पंजाब के जो ब्यास नदी के किनारे पर बसा हुआ ये धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, पुल भी एक जो नदी के ऊपर बना हुआ है जो काफी प्राचीन है। मतलब यहाँ पर करीब करीब अगर बता दूं तो मेरी दादी जो थी वो भी मतलब राधा स्वामी जी को मानते थे। तो मैं उनके साथ कभी कभार, ज्यादा तो नहीं, कम से कम 1-2 बार आया था। जो पापा मेरे थे वो ड्राइवर थे और जो वो संगत को लेके आते थे, तो मैं उनके साथ 1-2 बार यहाँ पर आया हूँ। काफी ज्यादा मन को शांति मिलती है। और इत्तेफाक ये है कि मेरी दोनों बहनों के जो ससुराल है वो दोनों ही जो है वो राधा स्वामी जी को ही फॉलो करते हैं। छोटी बहन शिमला से यहाँ पे आती है और बड़ी बहन जो मंडी गोविंदगढ़ से है, उनकी सास ससुर जो है वो यहाँ पर आके राधा स्वामी जी का सत्संग वगैरह सुनते हैं। काफी ज्यादा बड़ा मेला यहाँ पर लगता है और सबसे बड़ा जो आस्तिक धार्मिक केंद्र है उनका राधा स्वामी जी का वो यहाँ ब्यास पे है। तो अब हमारा जो दूसरा ढिलवा का टोल टैक्स आएगा, तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था ना, पिछला जो टोल टैक्स आया था उसमें हमारे 65 रुपीज यानी कि 65 रुपए जो है वो कट हुए थे। तो अब ढिलवा का आएगा तो ढिलवा में भी उतने ही पैसे कट होंगे जितना पीछे है। तो यानी आपके वन वे के जो है वो 65 और 65 यानी कि आपके टोटल 130 रुपए कट करेंगे अमृतसर से जलंधर तक पहुंचने के लिए। ये अभी ढिलवा का जो दूसरा टोल टैक्स आ गया है, जलंधर जाते समय ये आपको दूसरा टोल टैक्स मिलेगा। तो इसमें भी बता जो चुका हूँ आपको कि इसमें भी आपके 65 रुपए यानी 65 रुपीज कट होंगे। तो वैसे तो अगर जो ट्रांसपोर्ट रूल है रेगुलेटरी उसके मुताबिक 60 किलोमीटर तक कोई दूसरा टोल टैक्स होना तो नहीं चाहिए। काफी बार ये जो टोल टैक्स है विवादों में भी रहा है, क्योंकि 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर दो टोल टैक्स है वो नहीं होने चाहिए। पर क्या कर सकते हैं भाई, सरकार है, कौन इनके साथ जो है वो माथा पिच्ची करेगा। तो लोग हैं चुपचाप से पैसे कटवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो काफी बार ये विवादों में भी रहा है और हो सकता है आने वाली सरकार जो है इस टोल टैक्स को यहाँ से हटा दे, क्योंकि ये जो नॉर्म्स होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके खिलाफ है। क्योंकि 60 किलोमीटर के अंदर आपके 2 टोल टैक्स नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों कई बार किसान यूनियन और कई किसान जथेबंदियां उन्होंने यहाँ पे धरना वगैरह भी लगाया हुआ है। और जो सरकारें रही हैं, चाहे वो अकाली बादल की सरकार हो जो अकाली दल की है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, अब चाहे आम आदमी पार्टी की भगवंत सिंह मान की सरकार हो, तो समय समय पर इस जो टोल टैक्स को है बंद करने की मांग उठती रही है। काफी जथेबंदियां जो थी वो इसके खिलाफ भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों अभी इसको उठाया नहीं जा रहा, या पता नहीं कहा जाता है। ये भी बताया जाता है कि भाई वो जो टोल टैक्स हम पीछे कटवा के आ रहे हैं ना निजरपुरा जंडियाले का, वो तो कहते हैं कि भाई ये अमृतसर वेरका का है और ये वाला यहाँ पे मेहता को और जलंधर को जोड़ता है, ये उसका टोल टैक्स है। यानी ये दोनों कंपनियां अलग हैं, दोनों ने जो रोड कंस्ट्रक्शन है अलग की है, जिसकी वजह से ये जो 2 टोल टैक्स है उनकी नजर में वैलिड है, जनता की नजर में। और अकॉर्डिंग टू द रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट उसके टैक्स ये मतलब पॉसिबल नहीं है, गलत है, पर उनकी नजर में ये सही है। तो अब क्या सही है क्या गलत, आप में से कई लोगों को ज्यादा पता होगा। तो अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि हो सकता है कि मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी ना हो, क्योंकि जितना पता था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको भी कोई पता होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताना। और ये भी जरूर बताना कि ये जो टोल टैक्स है
ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो चलिए अभी आगे का सफर हम लोग काटते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जलंधर पहुंच के फगवाड़ा रोड पे चढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाते समय मैं जब वीडियो बनाता हूँ पहले देखता हूँ भाई रोड क्लियर है, आगे कोई ट्रैफिक या कोई ऐसी कोई बड़ी गाड़ी तो नहीं चल रही, क्योंकि सबसे पहले फैमिली है और फैमिली की सेफ्टी। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी सड़क पे चले, हाईवे पे चले, तो आप जो है रोड सेफ्टी जो नॉर्म्स होते हैं, जो उनके रूल्स हैं, उनको जरूर फॉलो करें। तो चलिए करते हैं आगे जो है सफर की शुरुआत। दोस्तों जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में आसमान में एक बहुत ही सुंदर नज़ारा मिला, मतलब बहुत अच्छा व्यू बन रहा था बादलों का। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने बोला कि यार इसका भी थोड़ा सा शॉट ले लेते हैं। मतलब देखिए कैसे व्हाइट कलर के जो बादल हैं वो ब्लू कलर के आसमान में कैसे चमक रहे हैं, एक अलग सी आकृति बन रही है, एक अलग सी शेप बन रही है। तो दोस्तों कुदरत जो है ना, ये एक सबसे बड़ा कलाकार है, ठीक है। यानी जितनी कलाकारी आप सोचते हो ना कि हम सबसे बड़े कलाकार हैं या जब वो बंदा कलाकार है, तो मेरी नजरों में कुदरत जो है सबसे बड़ा कलाकार है, क्योंकि कुदरत की कलाकारी को आप नहीं समझ सकते। कई ऐसे कलाकारी होती हैं कुदरत की, ठीक है, जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। तो आप भी जरा इस नज़ारे को देखिए, कैसे आसमान में 45 डिग्री की गर्मी में भी जो ठंडक दे रहा है ये नज़ारा, आप देखिए जरा। दोस्तों जलंधर से लुधियाना रोड पे, यानी जलंधर आप जैसे पार किया ना, तो यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना हो चुका है। आप देख सकते हैं बाहर मौसम क्या है, गजब बन रहा है, बादल वगैरह आ गए हैं, हवा वगैरह अच्छी चल रही है। यानी फाइनली अब मेरे को लग रहा है कि भाई पंजाब को गर्मी से राहत मिलेगी, और मे भी कुछ शावर ऑफ रेन जो है वो आपको रिलीफ देंगी गर्मी से। तो काफ़ी अच्छा अभी मौसम जो हो रहा है, और हमारा सफ़र भी जो है वो अच्छा कट रहा है, क्योंकि गर्मी अब हमें मतलब लग नहीं रही है। तो काफ़ी अच्छा मौसम होने के कारण हमारा अच्छा सा सफ़र कटेगा। तो देखते हैं अब कब तक गाड़ी जो है कंटिन्यू चलाते हैं, फिर कहीं पे रुक के चाय वगैरह पीते हैं। तीन घंटे की ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अभी फिलौर। तो थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट भी दे देते हैं, और एक अच्छा सा ढाबा भी हमें मिल गया है जो हाईवे के ऊपर ही है, क्लेयर ढाबा। तो यहाँ पे कुछ चाय वगैरह पीते हैं, गुगू वगैरह कुछ स्नैक्स अगर खाना है इन्होंने तो वो खा के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी अच्छा ढाबा तो लग रहा है, अभी आगे जाके बाहर से ढाबा देखने में तो काफी अच्छा बनाया हुआ है, मतलब बोर्ड वार्ड लगाए हुए हैं, लुक अच्छी दी हुई है। अभी अच्छा भला इंसान भी जो ना धोखा खा जाए, लेकिन अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तीन चार पंखे लगाए हुए हैं, ऊपर तरपाल है, या एक आधी टीन उन्होंने लगा के रखी है। और खाने को मतलब कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं है, बस मतलब वही दाल रोटी है, या आपके कड़ी अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप
गुग्गू तो स्नैक्स के लिए गया था, लेकिन बाहर से देख के लग रहा था कि इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अंदर गए तो उनके पास एक सिर्फ चाय थी और एक आपके लिए ब्रेड पकोड़ा अवेलेबल होगा, वो भी आपको बस ओवन के ऊपर गर्म करके दे दिया होगा। तो इसलिए मैंने तो ज़्यादा तो कुछ फिर खाने का मन नहीं किया, तो मैंने 2 ब्रेड पकोड़ा, क्योंकि गुग्गू को खाने का मन था, और 2 चाय, वो हम लोगों ने मतलब जो लिए। बाकी अंकल चिप्स वगैरह जो लिए हैं, मैं आ गया क्योंकि मन था कि चलो ठीक है कुछ अच्छा स्नैक्स खाएंगे, लेकिन वो बनी नहीं बात, वो मतलब मजा नहीं आया, क्योंकि बाहर देख के तो लग रहा था कि भाई इजीली अवेलेबल होगा सब कुछ। बट चलो खैर कोई बात नहीं, चलिए करते हैं अभी सीधा अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर जाकर या ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से करीब करीब नहीं तो पौना या 1 घंटे का ही सफर रह गया, तो वहां पे जाके हम लोग बात करते हैं। धन्य टाइम हो गया जी रात के 8 बजे का। तो अंधेरा है, हाईवे के ऊपर लाइट्स वगैरह का थोड़ा विजिबिलिटी कम है, बट रोड्स काफ़ी ब्रॉड है, क्योंकि हाईवे पड़ता है दिल्ली को, अम्बाले को, उत्तराखंड के लिए ये एक रास्ता है, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा मिली है। खन्ना पहुँचने वाले हैं। खन्ना यहाँ से कोई 15 या 16 किलोमीटर है, उसके बाद करीब करीब आधे के घंटे का और रास्ता होगा और अपनी हम मंजिल में पहुँच जाएंगे। रात में ड्राइव करने का भी अपना ही एक मज़ा होता है। सुनसान रास्ते होते हैं, गाड़ियाँ बस गाड़ियाँ गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, ना आदमी ना आदमी की जात, सिर्फ गाड़ियाँ, उनकी लाइटें बस। और मौसम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। और चलिए अभी करते हैं फिर आगे सफ़र की तैयारी। लो जी पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। अभी लेने के लिए हमें आ रहे हैं, फिर घर जाके बात करते हैं। तो अब मतलब पहुंच गए हैं 4 या 4.5 घंटे के बाद अपनी डेस्टिनेशन मंडी गोबिंदगढ़ के बस स्टैंड के पास। यहाँ पे वो हमें लेने आ रहे हैं। जय श्री राम जी, समय हो गया है सुबह के 8 बजे। तो अभी हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं और खन्ने के पास एक बहुत ही खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो आस्था है कि कहते हैं कि वहां पर जाने से मनोकामना पूर्ण होती है, तो इसलिए हमारे जो मेहमान जी हैं वो हमें जो है खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए लेके जा रहे हैं। ये लुधियाना और खन्ना के बीच में, खन्ना और गोविंदगढ़ रोड के ऊपर ही ये मंदिर है, तो वहां पे जाके दर्शन करते हैं। फिर उसके बाद जाते समय फैमिली मेंबर से मिलवाऊंगा, उसके बाद हम निकल जाएंगे शिमला के लिए। अभी आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। आए तो थे हम लोग अपनी सिस्टर को सरप्राइज देने के लिए, लेकिन एक सरप्राइज हमें यहाँ पे मिल गया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पहले जाने वाला था अपने नानी के घर, यानी कि चिंतपूर्णी। वहाँ पे मामा जी मामी जी और उनके बच्चों से मुलाकात होनी थी, लेकिन फिर प्लान चेंज हुआ। फिर हम लोग आ गए अपनी सिस्टर के घर में। तो यहाँ पर आके देखा कि मामा जी का बेटा और उनकी बहू जो थी वो भी आए हुए थे, तो सोने पे सुहागा भी हो गया। मतलब अब आए थे बहन के से मिलने के लिए, तो भाई और भाभी के साथ भी यहाँ पर आकर जो था मन को प्रसन्न हो गया। फिर अभी सभी सारी जो फैमिली है वो हम लोग आए हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी मैं मिलवाता हूँ सबसे। ये हैं जी हमारे सुरेंद्र मामा जी के बड़े बेटे, वैसे तो साहिल भरद्वाज नाम है इनका, पर हम उनको गुल्लू कहते हैं। ये उनकी मिसिस है, हमारी तो बहू लगी, क्योंकि ये बड़ा छोटा है मेरे से, तो मेरी तो ये बहू लगी है। अब ये हैं हमारे सिस्टर, ये भी मेरे से छोटी है। ये दामाद जी खड़े हैं, ये 2 बेटियां हैं इनकी शैतान, ये है मनु और ये जिया, और इसको तो आप जानते ही हैं, ये है हमारा गुग्गू, और ये मैडम है। तो बस ये है, हम लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ पे खाटू श्याम जी के लिए दर्शनों के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। मंदिर में अभी हमने दर्शन कर लिए हैं। खाटू श्याम जी का जो संबंध है वो महाभारत काल से जोड़ा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत काल में इनका नाम बर्बरिक था, और ये उस पक्ष में रहना चाहते थे जो पक्ष कमजोर होता है। यानी कि अगर उन्होंने कहा कि अगर मुझे कौरव कमजोर होते दिखाई दिए युद्ध में तो मैं कौरवों का साथ दूंगा, और अगर मुझे पांडव कमजोर होते दिखाई दिए तो मैं पांडवों का साथ दूंगा, लेकिन मैं जो भी वर्ग कमजोर का सहारा बनूंगा। इसीलिए ऐसे हारे का सहारा भी कहते हैं। तो खाटू श्याम जी
जो है ये बारब्रिक का ही रूप है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अगर भगवान जो बारब्रिक जी हैं अगर महाभारत के युद्ध में आ गए तो ये 3 दिन में ही क्या कर सकते हैं, युद्ध को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें 3 बाण का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि एक बाण से ये सारी सृष्टि को जिस पे भी निशाना लगाएंगे उसको साध लेते हैं। दूसरे बाण से क्या करेंगे, साधे हुए जो भी उनके टारगेट रहेंगे, जो भी जिन जिन चीजों को उन्होंने साधा होगा उन सबको दूसरे बाण से खत्म कर देंगे, तीसरे बाण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लेकिन महाभारत का जो युद्ध था ये धर्म का युद्ध था, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका जो था वो शीश मांग लिया था, और बर्बरिक ने भी जो था वो बिना किसी संकोच किए भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुझे कलयुग का देवता माना जाएगा, और मैं अगर साक्षात यहाँ पे अभी जो नहीं रहूंगा कलयुग में, जो भी लोग तेरी पूजा करेंगे तो वो साक्षात श्री कृष्ण की ही पूजा करेंगे, इसलिए खाटू श्याम के नाम से ये कलयुग में प्रसिद्ध होंगे और भगवान श्री कृष्ण के बराबर ही इन्हें माना जाता है। तो आशा है कि जो भी यहाँ से मांगा जाए वो पूरा जरूर होता है। जो लोग राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में नहीं जा सकते हैं वो लोग यहाँ पर आकर माथा टेककर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, ऐसा मानना है यहाँ के लोकल लोगों का। और सच भी है, जैसे ही हम लोग मंदिर में आए तो हमें जो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम लोग जो है राजस्थान के खाटू श्याम वाले मंदिर में नहीं, बल्कि खन्ना समराला रोड के ऊपर बने हुए मंदिर में यहाँ पर माथा टेकने आ रहे हैं। बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है और आगे भी इसकी उसारी जो है वो चल रही है। किस किस का भरोसा जीतूंगा, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, चला जाओ, रोते को बाबा शाह तुम गले लगा